हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा पॉलिटिकल साइंस का एंड इंटरनेशनल रिलेशन का, जिसका नाम है डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता का सिद्धांत। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है जब अपन इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो इतना ग्रो क्यों कर गई, और जो डेवलपिंग कंट्री है वो अभी तक एक पीक लेवल पर क्यों नहीं पहुंची है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, है ना। तो उनकी अर्थव्यवस्था क्यों इतनी नहीं सुधरी जितनी कि डेवलप्ड कंट्री की सुधरी है, जैसे यूएस की सुधरी है ना। लेकिन जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ये चीज़ हमको एक्सप्लेन करके बताती है कि जो लो लेवल कंट्री है ना डेवलपमेंट में, जैसे कि लैटिन अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, है ना, अफ्रीका हो गया, ये सब क्या है, लो डेवलपमेंट कंट्री है ना। मतलब इनका डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं होता जितना डेवलप्ड कंट्री का हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई डेवलपिंग कंट्री नॉट बिकम डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं बन पा रही है, ये इस थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ये कब मार्केट में आती है, जब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी आई थी, है ना। तो हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में क्या होता है, ये जो है ना इंटरनल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ये बोलती है कि जो डेवलपिंग कंट्री है ना वो एक डेवलप्ड क्यों नहीं हो पाई। तो उसने कुछ अपने ऐसे पॉइंट्स दिए थे, है ना। क्या पॉइंट्स दिए थे उनने उनने ये बोला था मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने कि 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 जो कंट्री है ना डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा वीक गवर्नेंस का पार्ट है, कि वहाँ पे जो गवर्नेंस करने की जो प्रोसेस होती है ना वो सही नहीं है ना। वहाँ पे करप्शन से बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें होती नहीं है परफेक्टली, है ना। वहाँ पर एक लैक ऑफ लीडरशिप की क्वालिटी भी वहाँ पे आ जाती है ना। वहाँ की जो पार्टी है, जो भी लीडरशिप है वहाँ पे, वो गवर्नेंस को अच्छे से नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट को अच्छे से प्रमोट नहीं कर पा रहे, अच्छे से वर्क नहीं कर हो पा रही है वहाँ की जो गवर्नमेंट है। तो इससे क्या हो रहा है, वहाँ की ग्रोथ रुक जा रही है ना। इसका मतलब ये है कि वीक गवर्नेंस के कारण ये सब चीज़ें हो रही है ना। और वहाँ पे क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्री रहती है ना वहाँ पे उनके पास सेविंग कम होती है। जब उनके पास पैसे कम होंगे लोगों के पास, है ना, लो रेट ऑफ सेविंग होगी, तो इससे क्या होगा कि वहाँ की जब पैसे कम रहेंगे तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और जब वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे कहीं पर, तो कैसे उनको प्रॉफिट मिलेगा, कैसे उनको रिटर्न आएगा वहाँ से, है ना। और क्या रीजन दिया था मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने कि डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड क्यों नहीं हो पा रही है। उसने बोला था लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जैसे कि वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, एजुकेशन की नहीं है, वहाँ पर आपकी जॉब्स की नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी एक तरीके से बोल सकते हैं कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। वहाँ पे ना कोई एमएनसी वगैरह आती है, मतलब सॉरी एमएनसी नहीं, मतलब उसे ऐसा बोल सकते हैं वहाँ पे कोई बिग टेक्नोलॉजिकल कंपनी वैसे वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाती है ना, सही से वर्क नहीं कर पाती क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। कुछ कंपनियाँ वहाँ पे सर्वाइव ज़रूर करती है बट सब नहीं कर पाती है ना। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर है ना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की कमी होती है ना। जैसे यूएसए में आप देख लो, यूरोप में देख लो, वहाँ पे क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है ना। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है ना। उनका गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग है, कहाँ का, ये सब यूरोप और वेस्टर्न कंट्री का। उनका हाई रेट सेविंग, उनके पास पैसा बहुत है ना, इसलिए वो इन्वेस्ट करते हैं 10 जगह पे। तो आप देखो माइक्रोसॉफ्ट से लेके आपको जो बड़ी बड़ी कंपनी मिलेगी, ये सब वेस्टर्न कल्चर मतलब यूएस की कंपनी है, वो एक डेवलप्ड नेशन है ना। ऐसा बोला था। अब क्या होता है, जब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी तो इंटरनल फैक्टर पे बता दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ होती है, ये सब चीज़ें जिससे डेवलपिंग कंट्री एक डेवलप्ड नहीं बन पा रही है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि जो इसकी अब क्या होता है, जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ना फिर इसके बाद आती है। तो इसने क्या किया डिपेंडेंसी थ्योरी ने, कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। ऐसा बोला कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है उसने सिर्फ इंटरनल फैक्टर की यहाँ पर बात करी है। हो सकता है कि ये सब रीजन हो, बट इससे भी बड़ा रीजन कुछ एक्स्ट्रा भी होता है ना। तो वही चीज डिपेंडेंसी थ्योरी ने बताई है ना। तो क्या होता है, अब इसका एक मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ क्या क्या है। तो अगर डेवलपिंग नेशन को डेवलप बनना है तो उनके लिए पॉलिटिकल कॉपी करना पड़ेगा। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं, है ना, किस कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में। तो वहाँ का एक ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, है ना। जो उनका मॉडल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का उसको अपनाना पड़ेगा, किसको, डेवलपिंग कंट्री को, है ना, जो डेवलप्ड कंट्री में चला आ रहा है
है ना। तो इसी सब को क्रिटिसाइज करते हुए डिपेंडेंसी थ्योरी आती है, और डिपेंडेंसी थ्योरी ने कुछ अलग फैक्टर दिए, इसको क्रिटिसाइज किया मॉडर्न थ्योरी को, बोला है कि इसके अलावा भी कोई और रीजंस होते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड क्यों नहीं हो पा रही है। जैसे आज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ब्राज़ील डेवलपिंग कंट्री है, बट वो डेवलप्ड नहीं है अभी, है ना। अभी भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इवन इंडिया में मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है ना। तो ये सब बहुत ज़्यादा है जिस वजह से इंडिया भी डेवलपिंग की उसमें है ना। अब मैं डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करता हूँ। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है ये कब डेवलप्ड हुई थी, ये 1960 में ये लैटिन अमेरिका से इस कुछ लोगों ने इसको देना स्टार्ट किया, है ना। इसके जो बहुत बड़े स्कॉलर थे जिसने इस डिपेंडेंसी थ्योरी को प्रमोनेंट किया वो थे एंड्रे गुंडर फ्रैंक, है ना, और फर्नांडो कार्डोजो, है ना। ये इसके प्रोमिनेंट स्कॉलर थे। उनने ये चीज़ बताई कि जो लैटिन अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका जैसी जो देश है अफ्रीका और एशिया और लैटिन अमेरिका में, वो लो लेवल पे डेवलपमेंट क्यों है, मतलब उनका जो डेवलपमेंट है वो लो लेवल पर क्यों है, ये चीज़ एक्सप्लेन करी। तो सबसे बड़ा जो इसमें उनने पॉइंट दिया, उनने बोला कि आर्गूमेंट दिया डिपेंडेंसी थ्योरी वालों ने कि जो मॉडर्नाइजेशन में बनाया वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मेन फैक्टर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है ना। एक्सटर्नल फैक्टर मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर इससे क्या होता है, अगर एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना, तो क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन होना चाहिए डेवलपिंग कंट्री का, है ना, किसमें, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट में। एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट होता है ना। इसमें क्या होता है, दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है ना, वो क्या करती है, आगे बताता हूँ। जो इसमें क्या होता है, दुनिया में मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए लोगों का, है ना। और जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है ना, एक जरिए मतलब एक चीज़ से कनेक्ट होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन से, ऐसा बोल सकते हो, ठीक ना। तो जो डेवलपिंग कंट्री है ना, उनको क्या होना है, जो दूसरी डेवलप्ड कंट्री के साथ मिल आना पड़ेगा, है ना, उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, उनको वर्ल्ड मार्केट में अपनी एक इम्पैक्ट डालना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्री को, जिसके वजह से वो डेवलप्ड हो सकती है ना। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर भी कुछ होते हैं जो मैं बताया। तो क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है किसका, कैपिटल वर्ल्ड मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेरार्किकल होता है, ठीक ना, हेरार्किकल रिलेशनशिप में होता है। इसमें क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री के पास क्या है, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, और उनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास वैसे मशीनरी आइटम नहीं होते हैं, उनके पास वैसे कुछ मतलब एक टेक्नोलॉजी नहीं होती है कि जिससे उनके वो रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। डेवलपिंग कंट्री की यही एक जिससे वो मात खा जाते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, एक मतलब कि एक थ्योरी थी, इसमें क्या होता है, एक कोर होता है, कोर मतलब सेंटर, है ना, और एक होता है पेरीफेरी, है ना, पेरीफेरी जो उसके सर्कमफ्रेंस पे रहे, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक कंट्री होती है जो सेंटर में रहती है, सेंटर में कौन सी कंट्री रहेगी, सेंटर में रहेगी डेवलप्ड कंट्री। तो सेंटर में और कोर में कौन सी कंट्री रहेगी, डेवलप्ड कंट्री रहेगी, है ना, और पेरीफेरी में कौन सी रहेगी, डेवलपिंग रहेगी। तो इसमें क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्री होती है ना, वो क्या होती है, वो एक्सप्लॉइट करती है ना, किसको, पेरीफेरी की कंट्री को। और पेरीफेरी कौन सी कंट्री होती है, वो डेवलपिंग कंट्री होती है, जैसे मैंने बताया एशिया की कुछ है, अफ्रीका की कुछ है ना। इसमें क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्री रहती है ना, वो मतलब अनडेवलप्ड रहती है, मतलब कि उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते, ठीक ना। और इसको क्या बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्री को, वो एक कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियली वो रहती है, ठीक ना, मतलब कैपिटलिस्ट कंट्री रहती है और उसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो चुका है डेवलप्ड कंट्री में, ठीक ना, जिसके वजह से वो एक सेल्फ सफिशिएंट है हर चीज़ में, उनके पास हर चीज़ की टेक्नोलॉजी है, वो एक मतलब बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही मतलब एडवांस लेवल पे उनकी हर चीज़ एडवांस है ना। बट पेरीफेरी की जो कंट्री है ना, जो डेवलपिंग कंट्री है, तो मानते हैं कि वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो क्या होता है इस थ्योरी में कि कोर सेंटर में रहते हैं और सेंटर की जो कंट्री रहती है ना, इर्द गिर्द इन्हीं के अराउंड पेरीफेरी कंट्री घूमती रहती है, ठीक ना। क्या होता है आगे कि जो पेरीफेरी कंट्री रहती है ना, वो मतलब कि सेंटर में नहीं जा सकती है ना। क्यों,
क्योंकि सेंटर वाले इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक ना, इसकी वजह से ही वो डेवलप्ड हुए हैं, है ना। क्या होता है, जैसे कि एक अफ्रीका का कोई देश है ना, मतलब ये मान लो जो पेरीफेरी कंट्री है कोई भी, है ना, वहाँ पर क्या होता है कि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है ना। रॉ मटेरियल ये लोग, इनके पास कुछ होता नहीं है, तो एक क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। रॉ मटेरियल होता है चीप, है ना। तो जो कोर में बैठी कंट्री है, जैसे यूएसए हो गया, उस टाइम पे ब्रिटिश था, है ना, जर्मनी था, फ्रांस था, ये सब क्या है, कोर कंट्री है, ठीक ना, डेवलप्ड कंट्री है। तो क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल रहेगा ना उसको एक्सपोर्ट करते थे चीप रेट पे, किनको, डेवलप्ड कंट्री को। फिर डेवलप्ड कंट्री क्या करती थी, कुछ टाइम में उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के दोबारा से इधर लेके आ जाती थी, कहाँ पर, कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में। तो क्या होता था, और इसके जो रेट रहते थे ना, प्राइस, वो हाई रहते थे, है ना। तो इस चीज़ को ये लोग इम्पोर्ट करते थे, मतलब रॉ मटेरियल चीप था तो उनने सेंड कर दिया, कहाँ पे भेज दिया, डेवलप्ड कंट्री के पास। तो डेवलप्ड कंट्री के इसको फिनिश प्रोडक्ट बना के, है ना, कैपिटलिस्ट रहता है उनका, अल्टीमेट एम रहता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, जितना प्रॉफिट उतना वो बढ़ाएंगे अपना, है ना। तो उनने क्या किया, हाई रेट पे इनको बेच दिया। तो ना चाहते हुए डेवलपिंग कंट्री को अपन को, मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट है ना, उसको पूरा करने के लिए उनको लेना ही पड़ता है डेवलपिंग कंट्री के लोगों को, है ना। तो इसके वजह से क्या होता है, डेवलप्ड कंट्री जो कोर सेंटर कंट्री रहती है ना, वो क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है यहाँ के रिसोर्सेज को, यहाँ के लोगों को, है ना, जिसकी वजह से ही वो डेवलप्ड बने हुए हैं, है ना। ये जो हायरार्की रहती है ना, कि कोर स्टेट रहेगा फिर पेरीफेरी रहेगा, ये सब स्टैटिक रहता है ना। तो क्या होता है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है ना, मतलब जो ऐसा बोला जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्री का वर्ल्ड मार्केट में जो इंटीग्रेशन हुआ है, वो प्रोग्रेस की शुरुआत नहीं है, वो एक्सप्लॉइटेशन की शुरुआत है, बिगनिंग है, कि एक्सप्लॉइट हो रहा है वहाँ के डेवलपिंग कंट्री का, तभी जाके कोर और सेंटर में जो बैठी है वो डेवलप्ड हो पाती है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी हमें यही बताती है कि एक्सप्लॉइटेशन बहुत होता है पेरिफेरी कंट्री का, किसके द्वारा, जो सेंटर में बैठी कंट्री है। लेकिन दो तरीके का एक्सप्लॉइटेशन होते हैं यहाँ पर, एक होता है डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन में इसमें होता है कि वेजेस जो मिलते हैं ना उनको, डेवलपिंग कंट्री के लोगों को और डेवलप्ड कंट्री के लोगों को, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, वेज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो क्या होता है, जैसे एक लेबर है, ठीक ना, चीप लेबर कहाँ मिलते हैं, यही मिलते हैं डेवलपिंग कंट्री में। तो चीप लेबर को वो बुलाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ के जो लेबर है डेवलप्ड कंट्री के, यूएस के हो गए या फिर जर्मनी, ये लोग क्या कॉस्ट, मतलब कि पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। और अगर कोई कैपिटलिस्ट लोग है, कोई पूंजीवाद आदमी है, तो वो ज़्यादा पैसा देना प्रेफर नहीं करेगा, तो वो क्या करता है, वो दूसरी जगह जाएगा, डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ के लेबर लेके आएगा, जो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर उनको लगाएगा, है ना, उनको कम पैसे देगा, उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा घंटे काम कराएंगे, जिसके वजह से वो डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं वहाँ के रिसोर्सेज, मतलब कि वर्कर्स का भी और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का भी। तो क्या होता है, एक दूसरा क्या है, अनइक्वल एक्सचेंज और अनफेयर टर्म्स रहते हैं ट्रेड के, है ना। दूसरा पॉइंट ये बोलते हैं कि अनफेयर रहता है, मतलब कि अनफेयर टर्म ऑफ ट्रेड, है ना, मतलब जो ट्रेड होता है ना, तो कभी क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी ज़्यादा लग जाती है ना। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, तो वो कभी कभी टैरिफ ज़्यादा लगा देते हैं, है ना। इसके वजह से मतलब अनफेयर प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर ट्रेड की, है ना, कि सही से मतलब कि वो टैक्स नहीं लगाते, कभी ज़्यादा कभी कम, ये अनइक्वल वे में हो रहा है। फिर दूसरा सबसे बड़ा रीज़न मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री रहती है ना, वो प्राइमरी जो गुड्स को, है ना, मतलब कि रॉ मटेरियल को वो एक्सपोर्ट कर देता है, कौन, डेवलपिंग कंट्री, किसको, डेवलप्ड कंट्री को, है ना। फिर वो डेवलप्ड कंट्री क्या करती है, उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के, प्राइमरी गुड बना के डेवलपिंग कंट्री को भेज देता है ना, जिसके वजह से क्या होता है, जो फिनिश प्रोडक्ट जो यहाँ बन के आता है ना, तो वो ज़्यादा रेट का हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है। अब लेकिन क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, जैसे कि इनके पास इकोनॉमिक सरप्लस बहुत ज़्यादा रहता है, किसके पास, डेवलपिंग कंट्री के बाद, है ना। क्यों रहता है उनके पास, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। तो वो क्या करते हैं, जो उनके पास सरप्लस रहता है ना, तो डेवलप्ड कंट्री उनसे वो ले लेती है ना, और वहाँ पर कोई भी सरप्लस की चीज़ें, इकोनॉमिक सरप्लस नहीं, मतलब कि वहाँ पर छोड़ देते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में इकोनॉमिक सरप्लस नहीं रख सकते, ठीक ना। तो फिर क्या करते हैं, जब अगर वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी वहाँ पर, मतलब कैसा बोल सकते हो कि आप वहाँ पर चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो अगर सरप्लस में प्रोडक्ट है किसके पास, डेवलपिंग के पास,
तो डेवलप्ड कंट्री उससे ले लेगी। फिर क्या करेगी डेवलप्ड कंट्री, उसको और ज़्यादा मतलब फिनिश्ड वे में, मतलब उसको कन्वर्ट करके और ज़्यादा रेट पे बेचेगी, है ना, अगर उनके पास एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा प्लस अमाउंट होगा तो। फिर क्या करते हैं, जो लोकल एमएनसीज रहती है ना, वो वहाँ चली जाती है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो करके आती है। जैसे कि यूएस की कोई कंपनी इंडिया में आ गई, डेवलपिंग कंट्री इंडिया, तो वहाँ से जो एमएनसी है ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेके आएंगी, रिक्वायरमेंट समझेगी मार्केट का कि इंडिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे चाइना क्या करता है कि पहले चाइना को भी डेवलपिंग में रखा था, लेकिन आज तो चाइना की जो इकोनॉमी है 14.6 अराउंड $15 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, यूएस से सेकंड ही पीछे है ना। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है जो सरप्लस रहता है ना अमाउंट, वो सारा चीज़ जो रहता है ना एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पर, सेंटर में। इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, है ना, कि जो डेवलपिंग कंट्री कभी भी कुछ भी एक अपना सरप्लस में प्रोडक्ट उनके पास प्रोडक्शन होगा ना कभी भी किसी चीज़ का, तो उस चीज़ को क्या करते हैं वो लोग डेवलप्ड कंट्रीज को फ़ायदा उठा लेती है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया कि कैसे डेवलप्ड कंट्री इसका जो डेवलपिंग कंट्री उसका शोषण करती है, एक्सप्लॉइट करती है ना। तो जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ना, वो मतलब ये बताती है, मैं इसका है ना एक क्रिटिसिज्म बताऊंगा क्या है। फिर मैंने जो आपको बताया कि आपने इस चीज़ को देखा होगा कि अब मैंने बता दिया डिपेंडेंसी थ्योरी क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या होता है, तो आपको अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि इस इंडिया अफ्रीका जैसे देश क्यों डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, है ना, क्यों अभी भी वहाँ पर एक मतलब नेचुरल ग्रोथ नहीं हो पा रही लोगों की। वहाँ पे चाइना जाके एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, जब वो सेकंड नंबर पे आ गया इकोनॉमी में। यूएस ऑलरेडी वहाँ पे करता था, ब्रिटिश लोग करके ही गए हैं। इंडिया भी अभी डेवलपिंग है, लेकिन इंडिया की पॉवर्टी बहुत हाई है ना। इंडिया भी चाहता है डेवलप्ड होए, लेकिन जो मैंने आपको रीजंस बताए ना, वो बहुत बड़ी रीजंस है जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। और अगर डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड हो गई तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है ना, उनको इनकमिंग सोर्स उनका बंद हो जाएगा प्रॉफिट का, है ना, क्योंकि वो इनकमिंग सोर्स जो है ना प्रॉफिट का, वो डेवलपिंग कंट्री से ही लेते हैं, है ना। ये चीज़ याद रखना आप लोग, है ना। तो इसका क्रिटिसिज्म ऐसा है कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ना, वो हमें ये बताती है कि जो मतलब डेवलपमेंट है ना इस वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, है ना, क्योंकि वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर जब आप एक साथ आ गए हो ना, तो डेवलपिंग कंट्री आपका शोषण करेगी करेगी, है ना। अगर आप वर्ल्ड कैपिटल इकोनॉमी आ गए और आपको जब एलपीजी आया रिफॉर्म, तो इसके बाद तो मतलब कि सब कुछ लिबरलाइज ही हो गया है ना। तो यही क्रिटिसिज्म है इसका कि जो डेवलपिंग मतलब जो थ्योरी मैंने बताई ना, इससे क्या होगा कि डेवलपिंग कंट्री जो है ना वो डेवलप्ड नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि रीजंस ये है, इसका क्रिटिसिज्म ये है। बट आपको एक सोचने वाली बात है कि जो 1970 और 1980 में यूएस सॉरी हांगकांग हो गए, ताइवान हो गए, साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इस चीज़ को इन कंट्री ने रॉन्ग प्रूफ कर दिया, है ना, कि एक कंट्री डेवलप्ड नहीं हो पाएगी। लेकिन साउथ कोरिया डेवलप्ड कंट्री में गिना जाता है, ताइवान एक डेवलप्ड कंट्री में गिना जाता है, हांगकांग, सिंगापुर ये सब डेवलप्ड कंट्री में है। तो ये वाला जो क्रिटिसिज्म है ना इसका, ये रॉन्ग हो गया है। इसके मतलब नहीं, लेकिन एक क्रिटिसिज्म है, दोनों ही इसकी सही तरीके से मान सकते हैं। लेकिन इसका जो और इंडिया क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, और यहाँ की क्या पॉपुलेशन कम है, जो मैंने आपको बताया साउथ कोरिया, है ना, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर, है ना, इनका इन सब क्या पॉपुलेशन कम है ना, एक रीज़न ये भी है। तो ये सब एंजम्पशंस है, ठीक ना। अब मैं इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा। ये तो मैंने बता दिया कि क्या हुआ था इस पूरे टाइम में, है ना। फिर जो आपको मेन चीज़ इनसे समझने वाली बात है वो ये है, बट आपको ये समझना होगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ना, डिपेंडेंसी थ्योरी उसने मतलब हाईलाइट किया कि दुनिया में ग्लोबल लेवल पे पावर इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है ना, पावर बैलेंस नहीं है यहाँ पर, है ना। इससे क्या होगा, डिपेंडेंसी थ्योरी ने ये भी चीज़ बताई कि हमें एक नया नज़रिया बताया दुनिया को देखने का, कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड जो कंट्री है ना, अपन उनको अपोजिट पोल से नहीं देख सकते हैं, है ना, उनको अपन अपोजिट पोल से नहीं देख सकते हैं, है ना, अपोजिट पोल से अपन उनको नहीं दे सकते। दोनों ही है ना एक दूसरे की रीएनफोर्स करते दोनों ही, है ना। अगर डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड होना है तो एक अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत है ना। डेवलप्ड कंट्री को डेवलपिंग का सपोर्ट करना चाहिए, है ना। जैसे आज की जो सिनेरियो चल रहा है, अगर यूएस का सपोर्ट मिला इंडिया को, तो इंडिया भी बहुत जल्दी एक डेवलपिंग नेशन से हट के एक डेवलप्ड नेशन में आ जाएगा। तो अभी भी ऐसा बोला गया कि इंडिया के पास अराउंड 650 बिलियन के डॉलर के अराउंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है ना।
और क्या होता है, यूएसए ने बोला कि आप इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप्ड में रखिए, है ना। क्यों, क्या होता है जो मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे जो डेवलप्ड कंट्री है ना, मतलब कि कुछ अमाउंट में आपको मनी, पैसे या फिर किसी भी चीज़, रिसोर्सेज या फिर क्रेडिट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट या फिर कोई भी आपको ऐसी मॉनेटरी चीज़ आपको देंगे, है ना। कौन, डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग को देती है ना। तो यूएसए बोलने लगा इंडिया को अब डेवलपिंग से हटा के आप डेवलप्ड में रखो, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी राइज कर रही है ना। तो ये सब एक थोड़ा करंट अफेयर का था, है ना। तो वो चीज़ मैंने सब कुछ कवर कर दिया। तो आप ये मानिए कि जो डेवलपिंग कंट्री है ना, उनका शोषण कौन करता है, डेवलप्ड कंट्री करती है। और डेवलप्ड कंट्री जब तक एक्सप्लोइट करती रहेगी ना, तब तक डेवलपिंग नेशन है ना डेवलप नहीं बन पाएगा, है ना। क्योंकि अभी भी चाइना ने वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज इतना ज़्यादा कर लिया है, कहाँ का, अफ्रीका पे काउंटर करने, अफ्रीका को लेने की कोशिश कर रहा है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को, है ना। और मतलब कोई भी दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है ना, वो सब करती है जो भी डेवलप्ड है ना, कि दूसरे देश को एक्सप्लोइट करके खुद डेवलप्ड बने रहो और उनको आगे आने मत दो। यही रीज़न है इसका, है ना। लेकिन जो मैंने बताया ताइवान, सिंगापुर और ये सब जो देश है, ये डेवलपिंग से डेवलप्ड में आ गए। क्यों, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी एक एडवांस वर्जन में चली गई थी, है ना। इन लोगों ने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ही मतलब कि प्रोग्रेस किया है। तो मेन रीज़न ये है डिपेंडेंसी थ्योरी का। सो आई होप यू वुड लाइक दिस लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच।